हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया है कि भाई इस चैनल पर आपको हर रोज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो आज कौन सा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं? हम केमिस्ट्री का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हेडिंग डाल लो मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये टॉपिक समझने के लिए इससे पहले जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो पिछली वीडियो जिसमें मालूम मैंने ग्राम एटॉमिक मास समझाया, रिलेटिव एटॉमिक मास समझाया है, वो वीडियो जरूर देख लेना। उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट आपको क्या आएगा, समझ आएगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। चलो हेडिंग डाल लो जिसका नाम है मोल क्या होगा, कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले थोड़ी बात करते हैं कि भाई कैसे कैसे इसको डिफाइन किया जा सकता है, फिर उसके बाद इसके कुछ क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि भाई मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में मान लो बताया था कि भाई सभी जो मास निकाले गए थे वो क्या था, एक एटम एक एएमयू के विद रिस्पेक्ट टू सभी मास क्या किए गए थे, कैलकुलेट किए गए थे। ठीक है, तो सर जो भी है ये आप पिछली वीडियो में सब कुछ समझा चुका हूं मैं कि भाई हमें पता है कि भाई एक एएमयू को क्या माना गया था, रेफरेंस माना गया था। तो एक एएमयू किसके बराबर होता था, 1/12 है ना, 1/12 पार्ट ऑफ क्या होता था, कार्बन 12। कार्बन 12 क्या होता था, आइसोटोप। इसका 12वें हिस्से को हमने क्या कहा था, एक एएमयू कहा था। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू जब मास कैलकुलेट किए गए तो सर हमें पता है कि भाई हाइड्रोजन का मास आपने समझाया था पिछली वीडियो में, वो कितना आया था, 1U। मतलब अप्रोक्सीमेटली मास लिख रहा हूं, 1U आया था। लिथियम का मास सर आपने समझाया था कि भाई 7U आया था। मान लो कार्बन का मास सर आपने समझाया था वो कितना आया था, 12U आया था। मान लो ऑक्सीजन का मास आपने समझाया था वो कितना आया था, 16U। मान लो आपको कहा जाए सोडियम का मास सर आपने समझाया था वो 23 क्या आया था, U आया था। तो सिंपल सी बात है, ऐसे सभी के मास किसके विद रिस्पेक्ट टू, पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया है किसके विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट किए गए, एक एएमयू के विद रिस्पेक्ट टू क्या किए गए, कैलकुलेट किए गए। तो हमें पता चला कि भाई हाइड्रोजन का मास एक एएमयू के विद रिस्पेक्ट टू, मतलब एएमयू और U यूनिट सेम होते हैं। मतलब यहाँ पर 1U भी लिख सकते हो, 1 एएमयू भी लिख सकते हो, ये दोनों यूनिट सेम होते हैं ना। 1U भी लिख सकते हो, U का मतलब यूनिफाइड मास। तो इसका मास कितना सर, 7 AMU हो गया। इसका मास कितना सर, 12 AMU हो गया। इसका मास कितना, 16 AMU हो गया। इसका मास कितना सर, 23 AMU हो गया। ठीक है, तो ये दोनों बातें क्या थी, सेम थी, है ना। ये दोनों बातें मतलब सेम थी, U और AMU। U का मतलब यूनिफाइड मास, AMU का मतलब क्या होता था, एटॉमिक मास यूनिट। तो यहां से हमें ये क्लियर हो गया कि जब भी कभी एक है ना, 1 एटम, ये भी पता होना चाहिए कि भाई 1 एटम ऑफ लिथियम, 1 एटम ऑफ क्या हो गया, कार्बन हो गया, 1 एटम ऑफ क्या हो गया, मान लो ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ क्या हो गया, सोडियम। ये सभी के 1 एटम का क्या है, मास है। तो सर मान लो चलो ये तो हमें पता चल गया। अब मोल क्या होता है, ठीक है। एक्चुअल में साइंटिस्ट ने क्या किया, मान लो बार बार एक एटम के साथ डील न करना। आपको पता ही है कि भाई एक एटम का साइज कितना होता है, सर हमें पता है 10⁻⁻10 मीटर। तो इसका मतलब ये तो बहुत छोटा होता है ना, 1/10⁻10 मीटर, इतने छोटे साइज का क्या होता है, एटम होता है। तो सर ये तो बड़ी छोटी सी मतलब वैल्यू है, तो इसके साथ बार बार डील करना ये तो बहुत ज्यादा क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो सिंपल सी बात है कि एक एटम की बात करना बहुत डिफिकल्टी वाली क्या है, बात है। तो उन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया, थोड़ा दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि भाई क्यों मान लो एक एटम के बारे में बहुत सोचना, उन्होंने कहा कि हम कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बनाते हैं जिसमें कुछ ज्यादा क्वांटिटी ऑफ क्या हो, एटम हो, जिससे हम इजीली अपनी कैलकुलेशन कर सके। मतलब हमें मान लो उसे कैलकुलेट करना, मान लो उसे मेजर करना बिल्कुल आसान हो, तो उससे हम क्या कर सके, इजीली मान लो एक दूसरे को, एक क्वांटिटी को, मास को मान लो क्या है कि भाई वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सके या एटम को मास में कन्वर्ट कर सके। कोई ऐसी वैल्यू हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो फिर उनके दिमाग में फिर से आया, क्योंकि उन्होंने पहले तो समझा था कि भाई मान लो जो ये कैलकुलेट किया था ये एक्चुअल में किसके विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट किया था, कार्बन 12 के विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट किया था। कार्बन 12 आइसोटोप लिया था, उसके 12वें हिस्से को एएमयू कहा और उसके विद रिस्पेक्ट टू ये सभी कुछ क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। ठीक है, तो अब उनके दिमाग में आया कि क्यों ना इस यूनिट को थोड़ा बड़ा किया जाए, मतलब कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाए, आसान हो जाए, कि भाई हमें एक एटम के साथ डील करना ना पड़े, थोड़ी बड़ी क्वांटिटी के साथ हम डील करके सभी चीजों को क्या कर सके, कैलकुलेट कर सके। ठीक है, तो इसीलिए उनका एक कॉन्सेप्ट उन्होंने जनरेट किया जिसे उन्होंने क्या कहा, मोल कॉन्सेप्ट। ये आपको पता होना जरूरी है ना, मतलब ये पता होना जरूरी है
एक्चुअल में मैंने आपको बताया था कि भाई पीरियोडिक टेबल में, अब जब पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो देखोगे वहां पे लिखा होता है, ठीक है। वैसे जब हाइड्रोजन पढ़ोगे, लिथियम पढ़ोगे, कार्बन पढ़ोगे, सोडियम पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा होता है, आप देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन वैसे लिखता है 1.008, मैं मान रहा हूँ कि भाई 1 ही है। लिथियम आपका 6.99 होता है, मैं इसे 7 लेट कर लेता हूँ। कार्बन यहाँ पे 12 लिखा होता है। मान लो सोडियम की बात करोगे 23, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिख रहा हूँ। तो एक्चुअल में ये जो है इसे हम क्या कहते थे, रिलेटिव एटॉमिक मास। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया। तो रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब एक्चुअल में इसके साथ अगर U लगा दें ना, इसके साथ मान लो 1 के साथ U लगा दें तो सर एक एटम का मास, अभी आपने समझाया तो हमने कैलकुलेट भी किया था। मान लो उसके बाद 7U मतलब एक एटम का मास, 12U एक एटम का मास, 23U क्या होगा, एक एटम ऑफ सोडियम का क्या होगा, मास होगा। तो चलो ये तो पता चल गया सर। आगे बताओ कि भाई मोल कैसे क्या किया जाएगा, डिफाइन किया जाएगा क्या, या मोल किसके बराबर है, ठीक है। तो एक्चुअल में मान लो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई कार्बन 12 को तो हमने क्या किया था, एज ए रेफरेंस लिया ही था, तो क्यों ना कार्बन 12 से ही स्टार्ट करें, इससे ही मान लो हम क्या करें, इसको ही एक मोल के बराबर क्या करें, डिफाइन करें। तो क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करो कि भाई उन्होंने क्या कहा कि भाई कार्बन 12 को, मान लो कार्बन 12 वहां पे एटम, कार्बन 12 एटम को रेफरेंस कंसीडर किया गया था, तो उन्होंने कहा कि भाई कार्बन 12 को ही फिर से रेफरेंस कंसीडर करते हैं। तो फिर इसको क्या करते हैं, मान लो इसके, मान लो क्या करते हैं, एटम फाइंड करते हैं कितने होंगे, तो उसे हम क्या कह देंगे, मोल कह देंगे, ठीक है। तो मान लो सर एक एटम की अगर बात करनी थी तो वो तो उन्होंने पहले कर दी थी, उन्होंने एक्चुअल में एक एटम की बात नहीं कही। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि हम किसे रेफरेंस मानते हैं कि भाई कार्बन 12, कार्बन 12 क्या, मान लो मैं तो आपको बता रहा हूं कि भाई मोल किस लिए डिफाइन हुआ, कि चीजों को आसानी से क्या किया जा सके, मेजर किया जा सके। तो पहले तो मुझे एक बात का आंसर दो कि भाई किसी चीज के एटम को गिनना आसान है या किसी चीज के मास को या वेट को। केमिस्ट्री में मास और वेट को हम लगभग एक ही चीज मानते हैं कि भाई किसी चीज के नंबर ऑफ एटम गिनना आसान है। मान लो मैं आपको कहूं कि आपके पास 5 ग्राम क्या है, मान लो कोई पार्टिकल है, मान लो ए पार्टिकल है ना, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई आपके पास 5 ग्राम क्या है, पार्टिकल है, और मैं आपको पूछूं कि भाई 5 ग्राम का वेट या मास मतलब मेजर करना, इसका मास कैलकुलेट करना आसान है ना, इसका मास कैलकुलेट करना आसान है, या इसका नंबर ऑफ पार्टिकल गिनना आसान है? सोचो सोचो जल्दी, आपके दिमाग में आएगा सर नंबर ऑफ पार्टिकल गिनना तो बहुत डिफिकल्ट है। तो 5 ग्राम हमारे पास वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन पर हम क्या कर सकते हैं, 5 ग्राम को इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, साइंटिस्ट के दिमाग में भी यही आया कि भाई एक्चुअल में हम पढ़ते हैं कि नंबर, मान लो मोल्स जो होता है वो कुछ पार्टिकल है ना, शायद आपने पढ़ा भी हो कि भाई एक मोल जो होता है वो 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल होता है। बट एग्जैक्टली वो पार्टिकल मतलब कहां से वो कंसेप्ट आया, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट सिखाने की क्या कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि भाई होता तो उसके बराबर ही है, बट एक्चुअल में पार्टिकल को गिनना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। किसी भी मास में उसका वेट या मास मतलब कैलकुलेट करना क्या होता है, आसान होता है, क्योंकि वह हमारे पास वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन से इजीली चीजों को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर मुझे पता है ये मास तो बहुत छोटा था, आपने बताया था कि भाई कार्बन मास का मान लो मास जो होता है, मास स्पेक्ट्रोस्कोप की जब हेल्प से जिसे कैलकुलेट किया गया था वो कितना था, सर आपने बताया था 1.992 × 10⁻23 ग्राम था। तो ये तो बहुत ज्यादा छोटा क्या है, मास है, इसे हम वेइंग मशीन पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो मैं कौन सा बोल रहा हूं कि इसे हमने यूज करना है, हमने एक एटम को यूज नहीं करना, हमने ज्यादा चीजों को क्या करना है, यूज करना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने 5 ग्राम की एग्जांपल समझाई, तो क्यों ना मान लो कार्बन 12 को रेफरेंस माना है तो 5 ग्राम लिखा है, तो इसको 12 को 12 ग्राम कर लेते हैं। तो उन्होंने यही किया, मतलब एक्चुअल में साइंटिस्ट ने उन्होंने कहा कि भाई कार्बन 12 जो है ना, ये तो चलो एक एटम का मास हो गया, कार्बन जो 12, कार्बन 12 आइसोटोप है, इसके मास को क्यों ना हम ग्राम में ले लें ना, इसके मास को क्यों ना हम ग्राम में ले लें। तो जब इसके मास को ग्राम में कंसीडर किया गया, उन्होंने कहा कि भाई इसे ही हम क्या कहेंगे, 1 मोल क्या कहेंगे, सब्सटेंस कहेंगे। सर एक बार फिर से रिपीट करना, क्या कह रहे हो कि उन्होंने क्या कहा कि भाई कार्बन 12 तो पहले ही रेफरेंस था, उन्होंने कहा कि भाई कार्बन 12 के मास को ही हम 1 मोल कंसीडर करेंगे,
किसको, जब उसे हम किसमें लिख देंगे, ग्राम में लिख देंगे, क्योंकि ग्राम में जब लिखेंगे एक एटम का मास तो मैंने अभी बताया कार्बन का कितना है 1.99 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻23, वो तो बहुत छोटा है। उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा ज्यादा मास को कंसीडर करते हैं 1 मोल, क्योंकि अगर एक एटम का मास सिंपल सी बात है इतना होगा तो फिर ज्यादा एटम का मास मतलब थोड़ा बड़ा मास लेंगे तो उसमें एटम नंबर ऑफ एटम भी क्या होंगे, ज्यादा ही होंगे। तो यही उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि भाई कार्बन 12 तो है तो क्यों ना 12 ग्राम को ही हम क्या कर लेते हैं 1 मोल क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। तो यही बात हुई थी उस वक्त, साइंटिस्ट ने क्या किया 12 ग्राम को क्या किया 1 मोल क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। अब उन्होंने इस 12 ग्राम को जिसको मतलब मोल कंसीडर किया, इन्हें पार्टिकल के टर्म्स में भी कैलकुलेट करना क्या किया, शुरू किया। तो वो कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई एक एटम का मास हम मास स्पेक्ट्रोस्कोप से कैलकुलेट कर चुके हैं, इतना होता है। तो चलो क्यों ना इसमें भी 1 मोल को उन्होंने 12 ग्राम तो कह दिया है ना, 12 ग्राम कार्बन को उन्होंने 1 मोल कहा। उन्होंने कहा कि भाई इसे हम पार्टिकल के टर्म में भी लिख के देखते हैं कि पार्टिकल मतलब कितने एटम मतलब 12 ग्राम में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो चलो देखते हैं कि भाई मुझे पता है सर कि भाई एटम निकालने हैं तो यूनिटरी मेथड हम लगा सकते हैं कि भाई हमें पता है जो वैल्यू यूनिटरी मेथड में निकालनी हो उसे हम राइट साइड में रखते हैं, तो जिसकी वैल्यू गिवन हो उसे हम लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो क्यों ना मुझे पता है कि भाई एक एटम का मास है ना, एक एटम ऑफ क्या होगा कार्बन, उसका मास कितना है, इतना है। तो यहाँ पे लिख लेता हूं कि भाई मास ऑफ क्या होगा ना, मास नहीं, मान लो लिखो 1.992 इंटू 10⁻10⁻23 ग्राम ऑफ क्या होगा कार्बन हैज एटम, ठीक है। हैज नंबर ऑफ एटम भी लिख सकते हो, कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं सर, मेरे को पता है कि भाई इतने ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, एक ही क्या होता है एटम होता है। तो सर नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, उसे हमने राइट साइड में लिख लिया स्टेटमेंट में। अब इसको सॉल्व करते हैं। मुझे पता है सर यहां से हम क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड का मतलब ये होता है 1 ग्राम ऑफ क्या होगा कार्बन हैज क्या होगा नंबर ऑफ एटम, मतलब 1 ग्राम कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे। तो सर आपने बताया कि भाई अगर ये मास हो तो इधर 1 होगा, तो ये अगर इसकी वैल्यू है ना, अगर मैं आपने बताया सर डेसिमल में, मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसमें यूनिटरी मेथड अलग होता है, जो डेसिमल वैल्यू होती है आपने बताया कि भाई यूनिटरी मेथड क्या लगता है, उल्टा लगता है। सर 1 मतलब 10⁻⁻23 बहुत छोटा है 1 से, तो जब सर यूनिटरी मेथड में मान लो डेसिमल वैल्यू आ जाए तो ये वैल्यू सर आपकी क्या है, बड़ी होगी है ना, यहां से यहां जाए तो ये वैल्यू बड़ी होती है क्योंकि ये डेसिमल में है। 1 ग्राम जो होगा इससे क्या होगा, बड़ा होगा। पर डेसिमल से डील करते हैं सर, उल्टा क्या होता था, कॉन्सेप्ट होता था। सिंपल नंबर में क्या होता था, छोटे से बड़े में जाते हैं तो बड़े को मल्टीप्लाई है ना, सिंपल मतलब होल नंबर में क्या होता था, छोटी वैल्यू से अगर बड़ी वैल्यू में जाए तो हम क्या करते थे, सिंपली मल्टीप्लाई करते थे क्योंकि चीजें बड़ी होंगी। बट डेसिमल में क्या होता है, उल्टा होता है। अगर हम मान लो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जा रहे हैं फिर हम डिवाइड नहीं करते, मल्टीप्लाई नहीं करते, फिर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो सर समझ आ गया कि भाई डेसिमल में जब भी डील करना है यूनिटरी मेथड क्या होगा, उल्टा होगा। मतलब जो आपने होल नंबर में समझाया उसका एग्जैक्टली क्या होता है, उल्टा होता है। तो लिखे यहाँ पे 1 ग्राम में कितने होंगे, तो सर मुझे पता है 1.992 इंटू 10 कितना होगा -23 होगा। तो मुझे पता है सर कितने ग्राम में निकालना है, क्योंकि 12 ग्राम को 1 मोल का है, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन हैज क्या होगा, आपके नंबर ऑफ क्या होंगे, एटम होंगे। तो सर उसे कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे पता है सर यहाँ पे तो होल नंबर वैल्यू आ गई, तो होल नंबर में तो मुझे पता है यूनिटरी मेथड कैसे काम करता है कि 1 की वैल्यू अगर मुझे पता हो तो 12 की वैल्यू 1 से क्या होगी सर, ज्यादा ही होगी। अगर ज्यादा होती है तो फिर हम क्या करते हैं सर, मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, -23 इंटू कितना हो गया 12। तो ध्यान से देखो कि भाई 12 अपॉन कितना हो गया 1.992 इंटू 10⁻23 यहाँ पे है, ऊपर जाके प्लस में हो गया। तो सर इसे डिवाइड करना है, तो इसे डिवाइड करो। ध्यान से देखो कि भाई लगभग ये 2 है, 2 को 12 से डिवाइड करोगे 6 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। तो एक्चुअल में जब इसे कैलकुलेट किया गया तो वैल्यू कितनी आई 6.022 है ना, ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया। ये तो आपको पता चलेगा पॉजिटिव इंटू 10⁻23। तो देखो 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, कितने नंबर ऑफ क्या होंगे, एटम होंगे। तो सर यहां से तो हमें क्लियर हुआ कि भाई एक्चुअल में मान लो मोल कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं कि भाई मतलब ये पार्टिकल के बराबर है। एक्चुअल में उन्होंने उस टाइम पे किसको कंसीडर किया था, मान लो कार्बन 12 को क्या किया
था, कंसीडर किया था, तो उसमें कितने एटम आए थे सर? इतने क्या आए थे? एटम आए थे। इसे ही हम क्या कहते हैं? वन क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। तो सर हमें थोड़ी थोड़ी बात समझ आ गई कि भाई नंबर ऑफ पार्टिकल, चलो कार्बन 12 में तो इतने हैं, तो फिर बाकी है ना, बाकी किसको हम मतलब क्या कहें? वन मोल कहें। बस यहां से आगे भी यही बात सीखनी है। तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि भाई उन्होंने एक्चुअल में मतलब पहले इस पार्टिकल को नंबर ऑफ मोल नहीं कंसीडर किया, मतलब मोल कंसीडर नहीं किया, उन्होंने किसे कंसीडर किया था? 12 ग्राम को। क्यों किया था? क्योंकि 12 ग्राम को कैलकुलेट कर पाना आसान था। तो उन्होंने चेक किया कि भाई 12 ग्राम में कितने एटम है, तो जब निकाले वो कितने आए? इसके बराबर आए। तो इसको उन्होंने क्या कहा? एवोगैड्रो क्या कहा? नंबर कहा। ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर कहा। तो एवोगैड्रो नंबर क्यों कहा? क्योंकि ये एक्चुअल में ये सभी कुछ किससे ड्राइव हो रहा है? मतलब मैंने आपको समझाया पिछली वीडियो में कि ये सारी क्वांटिटीज किस लॉ से मतलब ड्राइव हो रही हैं? एवोगैड्रो लॉ से ड्राइव हो रही हैं। तो इसीलिए उन्होंने उनके ऑनर्स में मान लो इस नंबर को क्या कह दिया? एवोगैड्रो क्या कह दिया? नंबर कह दिया। तो सर मेरे को पता चल गया एक्चुअल में 1 मोल 12 ग्राम कार्बन के बराबर, और 12 ग्राम में कितने पार्टिकल आए सर? पार्टिकल मतलब इसमें पार्टिकल कौन होते हैं? तो मैंने आपको ये भी बताया है कि जब भी कभी मैं पार्टिकल की बात करूं, क्योंकि हर बात सभी चीजें जो बनी होती हैं, कोई चीजें एटम से बनी होती हैं, कुछ चीजें मॉलिक्यूल से बनी होती हैं, कुछ चीजें आयन से बनी होती हैं। तो यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन तो सर मुझे पता है कि एटम में एग्जिस्ट करता है, बट जरूरी थोड़ा ना कि भाई हर क्वांटिटी एटम में एग्जिस्ट करती है। इसीलिए पार्टिकल वर्ड यूज करना थोड़ा ज्यादा क्या होता है? बढ़िया बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 6.0 है ना, 6 पॉइंट क्या हो गया? 022 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 सर मेरे को पता चल गया कि इसमें क्या है? पार्टिकल लिख लेते हैं। चलो है तो एटम ही, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? पार्टिकल लिख लेते हैं, क्योंकि हर एक चीज में पार्टिकल क्या होते हैं? अलग अलग। ये सर आपने बताया। तो यहाँ से 1 मोल क्या हुआ? एक्चुअल में ड्राइव हुआ कि 1 मोल किसके बराबर रखा उन्होंने? 12 ग्राम। और 12 ग्राम कितने पार्टिकल के बराबर आया? 6.022 इंटू 10⁻23 क्या आया? ग्राम आया। तो सर ये तो चलो पता चल गया। तो इसका मतलब ये तो कार्बन 12, इसका मतलब कार्बन 12 के वेट को ही हम 1 मोल कहते हैं। रुक जाओ, अभी तो हमने कार्बन 12 का क्या निकाला है? वेट निकाला है। तो कार्बन 12 में देखा कि भाई कितने पार्टिकल आए, एक्चुअल में इतने पार्टिकल आए। इसे उन्होंने क्या कहा? 1 मोल कहा ना। इसे भी 1 मोल, इसे भी उन्होंने क्या कहा? 1 मोल कहा। तो सर आगे तो बताओ कि चलो ये तो कार्बन की बात हुई, आगे मान लो कुछ और कंसीडर करते, हाइड्रोजन कंसीडर करते, मान लो लिथियम कंसीडर करते, सोडियम कंसीडर करते। तो कैसे मान लो उनके नंबर ऑफ एटम या जो भी उनमें प्रेजेंट है वो कितने आते हैं, उनमें हम मोल को कैसे क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। तो चलो एक एग्जांपल मैं आपको और करवाता हूं, फिर उससे आपको क्लियर होगा कि एक्चुअल में मोल क्या होता है, इनके क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोजन कर लो, है ना। अगर हाइड्रोजन करो तो सर हाइड्रोजन अगर करें तो हाइड्रोजन मुझे पता है, मैंने अभी आपको बताया था कि 1 AMU को रेफरेंस माना था। 1 AMU के विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन का मास कितना आया था? सर आपने पिछली वीडियो में बताया है कि भाई उसके विद रिस्पेक्ट टू इसका मास लगभग कितना गुना था? 1.008 U था। तो चलो हम उसको अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेते हैं? 1 U मान लेते हैं। तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन का मास 1 U। तो सर U तो क्या होता था? यूनिफाइड मास या AMU होता था। तो AMU का मास भी तो आपने बताया वो कितना होता था सर? 1.66 इंटू 10⁻24 क्या होता था? ग्राम होता था। ये 1 U या 1 AMU क्या था? मास था। तो सर ये कहां से आया था? ये भी आपने बताया कि भाई मास स्पेक्ट्रोस्कोप से इसे हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट। 1 AMU का मास कैलकुलेट हो गया। अगर 1 AMU का मास कैलकुलेट हो गया तो सर 1 AMU और जो हाइड्रोजन है वो लगभग क्या है? बराबर है। तो क्यों ना हाइड्रोजन के मान लो इसमें हम क्या निकालने? एटम निकालने। हाइड्रोजन के एटम निकालते हैं। तो मुझे यहां से तो ये समझ आ रहा है सर कि जो मोल है उन्होंने किस मान लो क्या है कि भाई कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कंसीडर किया है? ग्राम में क्या किया है? कंसीडर किया है। तो क्यों ना यहां पर भी हम क्या करें? हाइड्रोजन का जो मास है उसे ग्राम में कैलकुलेट करके देखें कि मतलब ग्राम की टर्म में उसमें कितने नंबर ऑफ क्या आ रहे हैं? एटम आ रहे हैं। क्या बोल रहे हो सर? ध्यान से सुनो बात मैं जो कह रहा हूं। यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन को मारा था। 12 ग्राम कहां से लिया? उनके दिमाग में कहां से आया? कार्बन 12 सर आपने कहा था कि एक एटम है ना, इसके आप U लगाएं तो एक एटम का मतलब वो क्या होता है? मास। तो उन्होंने उसी U को किस में कन्वर्ट कर दिया? 12 ग्राम में। उन्होंने चेक किया कि भाई 12 ग्राम में कितने पार्टिकल बने? इतने क्या बने? पार्टिकल बने। तो यहां से फिर से समझते हैं कि सर हमें पता है कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना है? 1 U है। तो 1 U में देखते हैं कि सर मान लो 1 U को अगर 1 ग्राम लिखे तो देखते हैं कि भाई कितने पार्टिकल आते हैं। तो चलो देखते हैं।
यहाँ पे कैलकुलेट करके कि भाई कितने आते हैं। तो यहाँ पर फिर से यूनिटरी मेथड, सर हमें पता है कि भाई एक U जो होता है वो इसके बराबर, एक एटम का मास कितना हो गया ये, तो यहाँ पे लिखो हाइड्रोजन, यहाँ पे यहाँ से लिखो ना 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ऑफ क्या होगा, हाइड्रोजन हैज एटम। हैज एटम, कितने एटम होंगे, हैज नंबर ऑफ एटम, 1 एटम होगा। सर हमें पता है कि एक U जो होता है वही हाइड्रोजन का क्या होता है, एक एटम का क्या होता है, मास होता है। तो इतने मास ऑफ हाइड्रोजन का मतलब कितने नंबर ऑफ एटम होंगे सर, 1 होंगे, तो 1 ग्राम। तो 1 ग्राम का सर अभी आपने बताया कि ये वैल्यू अगर वैल्यू डेसिमल में हो तो फिर उल्टा होता है। 1 ग्राम वैसे तो बड़ा है इससे, बट जब डेसिमल में हो फिर उल्टा होता है। अगर बड़ा होता तो मल्टीप्लाई होना था, बट यहाँ पे क्या होगा सर, डिवाइड होगा। तो 1 अपॉन कितना होगा, 1.66 इंटू 10⁻⁻ क्या होगा आपका 24 होगा। तो सर मुझे पता है कि भाई 1 ग्राम में तो निकालना है, हाँ 1 ग्राम में ही निकालना है सर। अगर 1 ग्राम में निकालना है तो इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करो। अगर देखोगे तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 24 हो गया ना, 10⁻⁻ कितना हो गया 24 हो गया। तो 1 को 1 बाय 1.66 से क्या करके देखो, डिवाइड करके देखो। तो जब इससे डिवाइड करोगे आपका आंसर क्या आएगा, कुछ समथिंग 0.6022 क्या आएगा आंसर आएगा, ये आप करके देख सकते हो, है ना। मान लो इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर लगभग कितना आएगा, इतना क्या आएगा आंसर आएगा। तो सर यहाँ पे लिखें अगर इसे, तो देखो ध्यान से 0.6022 इसका आंसर आ गया सर डिवाइड करके। तो मुझे ध्यान से पता चल रहा है कि अगर मैं डेसिमल प्लेस को एक शिफ्ट करूंगा ना अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन, तो मुझे पता सर मैं इसे कैसे लिख सकता हूं। जब राइट साइड में शिफ्ट करता था तो एक पावर क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ध्यान से देखो, इस पे अगर स्टेटमेंट लिखें 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज नंबर ऑफ क्या होगा, एटम होगा। तो सब ध्यान से देखो, वो एटम फिर से क्या आए, सेम आए। तो यहां से आपको थोड़ी सी फीलिंग आ रही होगी, थोड़ी सी समझ आ रही होगी कि एक्चुअल में क्या है, मोल क्या है। मतलब जो पीरियोडिक टेबल में हमें मास दिया होता है ना, जो पीरियोडिक टेबल में हमें मास दिया होता है ऊपर कॉर्नर पे लिखा होता है। अब जब आप देखोगे पीरियोडिक टेबल खोलकर, यहाँ पर लिखा होता है 1.008, तो इसे 1 ही लिख लेते हैं सर, क्योंकि पता है कि भाई हम सिंपल बात करते हैं, लिथियम का मास भी डेसिमल में होता है, हमें उसे 7 कंसीडर कर लेते हैं। कार्बन का मास कितना होता है सर, यहाँ पे लिखा होता है साइड में 12। ऐसे ही सोडियम का मास यहाँ पे मतलब लिखा होता है, एग्जैक्टली ना हो डेसिमल में हो, मैं एग्जैक्टली लिख रहा हूं, इतना होता है। तो ध्यान से देखिए, इसके साथ अगर सर हम यू लगाते थे, वो तो एक एटम का मास होता था। तो ध्यान से देखो सर, इसके साथ अगर 12 के साथ मैंने ग्राम लगाया, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, सेम। अगर मैं 1 के साथ ग्राम लगा रहा हूं तो उसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो सर यहां से मेरे को ये बात समझ आई, एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल में जो हमें रिलेटिव मास दिए होते हैं ऊपर, है ना, जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होता, बस वैल्यू लिखी होती है, उसके साथ अगर यू लगाएंगे वो एक एटम का मास होगा, और उस मास के साथ अगर ग्राम लगा देंगे उसे हम क्या कहते हैं सर, 1 मोल का क्या कहते हैं, मास कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर जो एटॉमिक मास है ना, एक एटम का मास है, उसे अगर हम ग्राम में लिखेंगे उसे हम क्या कहेंगे, 1 मोल। तो मुझे पता है सर कि अगर मान लो मास मैं वही लूंगा जो पीरियोडिक टेबल में दिया है सभी एटम का, तो उसको अगर ग्राम में लिखूंगा उसमें नंबर ऑफ एटम भी क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। ठीक है, तो 2 मैंने कैलकुलेट करके बता दी है। आप तीसरे मतलब बाकियों को भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप करना चाहो। अगर आप लिथियम को करोगे तो लिथियम का मास आपका कितना आएगा, लिथियम मतलब 7 ग्राम में आपके जो पार्टिकल आएंगे वो इतने ही आएंगे। अगर मान लो सोडियम को करोगे तो सोडियम के 23 ग्राम में भी आपके जो नंबर ऑफ पार्टिकल आएंगे वो क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो सर मेरे को आज क्लियर हुआ कि भाई एक्चुअल में मोल क्या होता है। मोल होता है सर एटॉमिक मास, जो मतलब एक एटम का मास होता था उसे ग्राम में लिखें उसे ही हम मोल कहते हैं। तो जो ग्राम में जब हम उस एटम का मास लिखते हैं उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल आते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब जो भी एटम, आइंस या मॉलिक्यूल आते हैं वो हमेशा कितने आते हैं, 6.022 इंटू 10 कितने आते हैं, 23 आते हैं। तो सर इसे ही हम क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। तो इसे ही मान लो मोल की क्या कहते हैं, डेफिनेशन कहते हैं, जो मैंने यहां पर क्या की, लिखी। तो ध्यान से देखो, 1 मोल किसके बराबर, 12 ग्राम, मतलब 12 ग्राम कार्बन लिया। 12 ग्राम कार्बन में मान लो कितने पार्टिकल होंगे, मान लो ये पार्टिकल होंगे, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू बाकी सारों का जो भी अमाउंट है, इसका 1 ग्राम में इतने पार्टिकल होंगे। अगर लिथियम का लेते तो 7 ग्राम में
इतने पार्टिकल होंगे। अगर मान लो सोडियम का लें, सोडियम में 23 ग्राम में क्या होंगे, इतने क्या होंगे, पार्टिकल होंगे। इसे ही हम क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहां से 1 मोल क्या हुआ, आपका इन्वेंट हुआ। तो 1 मोल में सर हमें पता लग गया कि भाई जो मास होगा, मतलब जो भी एटम का मास होगा उसे ग्राम में लिखेंगे, और ग्राम में जब लिखेंगे जो उसका मास ग्राम में होगा उसमें हमेशा कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होंगे, पार्टिकल। तो पार्टिकल मतलब सर अगर वो एटम होगा तो फिर एटम होंगे, अगर वो मॉलिक्यूल होगा तो फिर वो मॉलिक्यूल होंगे, अगर वो आयन होगा फिर वो क्या होगा, आपका आयन होगा। ठीक है, तो सर यहां से ये तो क्लियर हो गया कि भाई 1 मोल एक्चुअल में क्या था, उसे कैसे डिफाइन किया गया, ये उसकी क्या है, आपकी डेफिनेशन है। तो चलो आप डेफिनेशन लिख लेते हैं 1 मोल की कि भाई 1 मोल एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तो ये आपने उतार ही लिया होगा, समझ भी आपको आ ही गया होगा। चलो पॉज करो और उतारो। ठीक है, तो चलो आपने उतार ही लिया होगा। अब मोल की डेफिनेशन लिखते हैं कि भाई 1 मोल क्या है, फिर उसे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि भाई एक्चुअल में 1 मोल किसके किसके बराबर है। ठीक है, तो यहां से वैसे आपको समझ आ ही गया कि भाई 1 मोल जो होता है वो किस किस चीज के बराबर होता है। थोड़ा उसमें और इन डेप्थ में जाते हैं और फॉर्मूले क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, इजी लगेगा, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। बट एक्चुअल में अगर ना समझ आए तो यही सबसे डिफिकल्ट क्या है, टॉपिक है। तो इसीलिए मान लो ध्यान से आराम आराम से चीजों को समझो, समझ आ जाएगी, फिर इजीली आप कोई भी क्वेश्चन आए, जितना मर्जी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, आप इजीली उसको क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलो कॉन्सेप्ट आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। मेरी बात याद रखना कि आपका कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आप कोई भी किस्म का क्वेश्चन आए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, आप इजीली उस क्वेश्चन को कर सकते हो। पहले तो अपना कॉन्सेप्ट को क्या बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है उस मतलब टॉपिक के पीछे। ठीक है, तो चलो मोल की डेफिनेशन लिखते हैं कि भाई लिख लो मोल, है ना, मोल या सीधा लिख लो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये मोल की सबसे पहली आपकी क्या है, डेफिनेशन है कि भाई मोल किसे क्या किया गया, डिफाइन किया गया। तो ध्यान से पढ़ोगे आप जगह, अगर आपको सारी बातें समझ आ गई हैं, अब आप इसको ध्यान से देखोगे, आपको इजीली चीजें क्या आ जाएंगी, समझ आ जाएंगी। तो सब ध्यान से पढ़ते हैं कि भाई क्या लिखा है, उल्टा पढ़ो। देखो चलो उल्टा ना पढ़ो, सीधा ही पढ़ो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब कोई सब्सटेंस का कुछ अमाउंट, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर ए लिख लूं, ए का कितना अमाउंट, मतलब अमाउंट मतलब कितने ग्राम, वो क्या होगा आपका सब्सटेंस होगा ना। अमाउंट का मतलब यहाँ पे क्या है, ग्राम, मतलब कितने ग्राम ऑफ क्या होगा, वो सब्सटेंस होगा। दैट हैज द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब जिसमें मतलब कितने ग्राम वो क्या होगा, सब्सटेंस जिसमें सेम नंबर ऑफ पार्टिकल हो। पार्टिकल मतलब एटम हो, आयंस हो या मॉलिक्यूल हो, किसके मतलब किसके साथ सेम नंबर हो, अगर पढ़ो दैट आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ क्या होगा, कार्बन होगा। तो किसे 1 मोल कहा गया सर, कि भाई अगर 12 ग्राम हम क्या लिखेंगे ना, 12 ग्राम हम क्या लिखेंगे, कार्बन, इसमें जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल हो। तो सर आपने अभी कैलकुलेट करके बताया कि भाई इसमें हमेशा कितने पार्टिकल आते हैं, सर इतने पार्टिकल आते हैं, इतने मतलब 12 ग्राम कार्बन में इतने पार्टिकल। तो 1 मोल उन्होंने किसे डिफाइन किया कि भाई कार्बन 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम होंगे, इतने ही सेम टू सेम नंबर ऑफ एटम जिस भी मान लो क्या है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में प्रेजेंट होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, 1 क्या कहेंगे, मोल कहेंगे। तो सर अब बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, कैसे, क्योंकि आपने अभी मान लो कैलकुलेट करके बताया कि भाई कार्बन 12 ग्राम में कितने एटम थे, सर इतने ही एटम थे। तो दूसरा सब्सटेंस सर आपने एग्जांपल ली थी यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन सर हाइड्रोजन का कितना मास लिया था, 1 ग्राम, और हाइड्रोजन के 1 ग्राम में भी कितने पार्टिकल थे, इतने ही पार्टिकल थे। तो इसी मतलब जो मतलब यहाँ पे मास बना, मतलब इसका मास और इसका मास, इसे ही हम क्या कहते हैं, 1 क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। एक बार फिर से डिफाइन करने लगा हूं कि भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब ए का हमने लिया था, मतलब दैट हैज द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल दैट आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। इसका मतलब 12 ग्राम कार्बन में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है, तो सर आपने कैलकुलेट किया इतने ही निकले थे। तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें है, उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल दूसरे में भी होने चाहिए। उसका जितना मास मतलब उतने नंबर ऑफ पार्टिकल को कंटेन करेगा, उसे ही हम क्या कहेंगे,
कहेंगे 1 मोल कहेंगे। तो सर हमें पता है कि भाई हाइड्रोजन का 1 ग्राम इतने ही पार्टिकल कंटेन करता है। तो अभी आपने बताया कि सर लिथियम का 7 ग्राम जो पार्टिकल होगा मतलब मास होगा वो इतने ही पार्टिकल को क्या करेगा, कंटेन करेगा। अगर सर बात करेंगे कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो सर हमें पता है कि भाई इसका जो मास होता था विद रिस्पेक्ट टू 1 kmu वो कितना आता था ना 12 और 32 कितना आता था 44, इसका मतलब 44 U होता था। तो आपने बताया कि भाई U के जगह पर ग्राम लगाओ तो एक्चुअल में जो वो मास आएगा उतने ही नंबर ऑफ उसमें क्या आएंगे, सेम क्या आएंगे पार्टिकल। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम जो होगी उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, इतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। तो सर कोई और ले लो सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड सर आपने बताया था इसे फॉर्मूला मास कहते हैं। तो फॉर्मूला मास जब हम निकालते थे एक फॉर्मूले का मास जो आता था वो 58.U यहां से निकाल सकते हैं। तो सर मुझे पता चल गया कि भाई 58.U U को अगर ग्राम कर दूंगा है ना, U को ही तो ग्राम कर रहे हैं, अगर ग्राम कर दूंगा तो मुझे पता है सर इसमें कितने पार्टिकल होंगे, इतने क्या होंगे पार्टिकल होंगे। तो आयन है तो यहाँ पे आयन होगा, ये मॉलिक्यूल है यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा। तो ये लिथियम एटम में एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एटम होगा। मान लो ये कार्बन यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एटम होगा। हाइड्रोजन दोनों में एग्जिस्ट करता है। अगर एटम की बात करेगा तो एटम होगा, अगर मॉलिक्यूल की बात करेगा तो मॉलिक्यूल होगा। तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि आपने जो भी मतलब पिछला बताया था कि अगर मान लो जो एटॉमिक मास यूनिट के विद रिस्पेक्ट टू सभी का जो मास आया था उनके साथ U लगता था, उनकी जगह पर अगर हम ग्राम लगा दें तो यहाँ सिंपली पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट लिखे हैं जो उनका मास होता है अगर उनके साथ U लगाएंगे तो वो क्या होगा, एक एटम का मास होगा। अगर उसके साथ हम क्या लगा देंगे, ग्राम लगा देंगे, वो एक्चुअल में किसका मास होता है सर, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है मास। और उसमें सर कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 into 10⁻23 क्या होते हैं पार्टिकल होते हैं। तो सर ये चीज तो हमें क्लियर हो गई, अब याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका मोल कॉन्सेप्ट था, मोल कॉन्सेप्ट की क्या थी, डेफिनेशन थी। तो ये बात तो आपको समझ आई होगी, तो आपको समझ आ गया कि भाई 1 मोल किसके बराबर होता है, ठीक है। तो आप इसको लिखते हैं मतलब यहाँ पे, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, मान लो आप आपको क्या समझ आया, सर मुझे को समझ आ गया कि भाई 1 मोल ऑफ जो सब्सटेंस होगा ना, सब्सटेंस होगा वो किसके बराबर है सर। अभी आपने बताया कि भाई जो मास है ना, जो मास हमें पीरियोडिक टेबल में दिया होता है उसके साथ ग्राम लगा देंगे। तो फिर सिंपल सी बात है कि भाई उसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो जो ग्राम एटॉमिक मास लिखेंगे तो सर उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आएंगे, ये भी आपने कैलकुलेट करके बताया कि नंबर ऑफ पार्टिकल सर कितने आएंगे, इतने क्या आएंगे पार्टिकल आएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, 1 मोल ऑफ क्या आ गया, सब्सटेंस आ गया, ठीक है। तो ये मान लो आपका क्या हो गया, पार्टिकल की कंडीशन हो गई। तो चलो मान लो ये तो आपकी 3 कंडीशन हो गई, एक मोल को रिलेट किया, एक मास को रिलेट किया, एक उन्होंने पार्टिकल को रिलेट कर दिया। फिर साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि भाई मान लो हमने मास और मान लो किसका, मोल का भी रिलेशन निकाला, मोल और मान लो पार्टिकल का भी रिलेशन निकाल दिया। यहां से 3 रिलेशन तो कंप्लीट कर दिए, तो क्यों ना यहाँ पे हम क्या करें, इसको वॉल्यूम के साथ भी रिलेट करें। तो अगर वॉल्यूम के साथ रिलेट करना है तो सर मेरे को पता है कि भाई वॉल्यूम की बात जो है वो एवोगाड्रो लॉ करता है ना। एवोगाड्रो लॉ हमेशा क्या करता है, वॉल्यूम की बात क्या कहता था एवोगाड्रो लॉ, वो कहते थे मतलब एवोगाड्रो सर क्या कहते थे, वो कहते थे कि सर जब भी कभी क्या होगा, मान लो आप सेम वॉल्यूम कंसीडर करोगे, 2 गैसेस का सेम वॉल्यूम कंसीडर करोगे, उनका टेम्परेचर प्रेशर क्या रखोगे, सेम रखोगे, उनमें सेम नंबर ऑफ क्या होंगे, पार्टिकल होंगे। क्या, एक बार फिर से सर समझाना कि भाई उन्होंने कहा था कि जब आप सेम 2 गैसेस का सेम वॉल्यूम कंसीडर करो, अगर सेम वॉल्यूम कंसीडर करोगे तो इसका मतलब उनका क्या, मान लो उनकी टेम्परेचर प्रेशर सेम रखोगे, अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम रखोगे तो उनका वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा। तो सिंपल सी बात है कि भाई मेरे को पता सर कि अगर यहाँ पे आप लिखते, मान लो कार्बन का लिखते 12 ग्राम, तो 12 ग्राम में कितने पार्टिकल होने थे सर, इतने ही पार्टिकल होने थे ना, इतने पार्टिकल अभी आपने समझाया। अगर आप हाइड्रोजन लिख देना, ये कार्बन है, कार्बन 12 ग्राम में इतने पार्टिकल होने थे, हाइड्रोजन 1 ग्राम में सर कितने पार्टिकल होने थे, इतने ही पार्टिकल होने थे। तो भी सिंपल सी बात है, अगर 2 मान लो मैं किसकी बात कर रहा हूं, 2 सिस्टम मान लो पार्टिकल, 2 गैसेस, मान लो गैसेस ना मानो, चलो हाइड्रोजन अगर लिखा है, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लो। तो सर मेरे को पता है कि भाई ऑक्सीजन का जो मास होता है उसके साथ ग्राम लगाएं, 16 ग्राम हो गया। तो 16 ग्राम में कितने पार्टिकल होंगे सर, इतने ही क्या होंगे, पार्टिकल होंगे। ये तो मेरे को समझ आ चुका है। तो सिंपल सी बात है, चलो यहाँ पे गैसेस की बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो कि भाई ये गैसेस है, दोनों गैसेस है, इनकी मैं कंडीशन क्या रखूं, सेम रखूं। सेम कंडीशन सर कौन सी होती है, उसे हम STP भी कहते हैं। STP का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड
प्रेशर एंड क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मान लो इसको एसटीपी की फुल फॉर्म क्या है, ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सर स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, 1 atm क्या होता है आपका स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 atm, और स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर कितना होता है सर 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 क्या होता है केल्विन। तो जब हम मान लो ये दोनों गैसेस को किस पे रखें, 1 atm प्रेशर पर रखें और 0 डिग्री सेल्सियस पर रखें, तो सर एवोगाड्रो लॉ कहता था कि जब भी कभी इन दोनों गैसेस का मान लो आप क्या रखेंगे, इनको सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर रखेंगे और इनका वॉल्यूम भी क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, तो इनका सेम नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। तो उल्टा भी तो सही है कि अगर आपने टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन सेम रखी तो उनमें सेम नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो सर इनका वॉल्यूम भी क्या होगा, बराबर होगा। तो सर एक बात तो यहां से और समझ आ रही है क्या, कि भाई जब भी एवोगाड्रो लॉ अप्लाई करेंगे, एवोगाड्रो सर ने कहा था कि भाई मान लो ये गैसेस हैं, इनका टेम्परेचर प्रेशर हम क्या रखें, सेम रखें। अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम रखेंगे तो इनमें क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, और इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे तो इनका वॉल्यूम भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो ये बात तो यहां से समझ आ गई। तो इसका मतलब सर इन दोनों का वॉल्यूम भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो एक्चुअल में जब वॉल्यूम मतलब इनका वॉल्यूम इक्वल होगा तो सिंपल सी बात है कि भाई इन सभी का वॉल्यूम है ना, अगर मैं तीनों को कंसीडर करूं तो तीनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इन्हें क्या रखा गया सर, सेम टेम्परेचर प्रेशर पर रखा गया। और इनमें अगर इन तीनों का मान लो वॉल्यूम भी हम सेम कंसीडर करें तो इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, सेम होंगे। तो उल्टा भी सही है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे तो सर इन तीनों का वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसका मतलब जरूरी थोड़ा तीनों को, ऐसे तो हम सब मतलब n नंबर ऑफ जितने भी एलिमेंट्स हमारी पीरियोडिक टेबल में डिफाइन है वो लिख सकते हैं, उन सभी का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो जब इनका वॉल्यूम इस कंडीशन पर कैलकुलेट किया गया, क्या बोल रहा हूं, जब इन सभी का मतलब मैं यहाँ पे 3 एग्जांपल लिखी, अगर यहाँ पे मतलब सभी एलिमेंट लिख दे जाए पीरियोडिक टेबल के, उनका वॉल्यूम इस कंडीशन पर कैलकुलेट किया गया तो वो कितना पाया गया, 22.4 लीटर क्या पाया गया, आपका वॉल्यूम पाया गया। मतलब 22.4 लीटर एक्चुअल में वो वॉल्यूम होता है इस कंडीशन में, ठीक है। तो वो एक्चुअल में फिर किसका वॉल्यूम हो गया सर, अगर ये पार्टिकल सेम है तो इसका मतलब इनका वॉल्यूम सेम, तो वॉल्यूम एक्चुअल में किसका हुआ, इसको हम क्या कहते हैं सर 1 मोल। तो एक्चुअल में वो 1 मोल का ही क्या हुआ, वॉल्यूम हुआ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मोलर क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो यहाँ पे सर एक और बात समझ आ गई कि भाई 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, और एवोगाड्रो लॉ से वो इसके भी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो ये बात अच्छी तरह से समझ नहीं दी, तो अगर आपको समझ आई है तो यहाँ पे आपको एक और चीज बड़ी बढ़िया क्या आ गई, समझ आ गई। तो यहाँ से क्या है, ये भी चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तो आपको समझ आएगी होगी। अब इसको यहाँ पे लिखते हैं जल्दी जल्दी और इसको फॉर्मूले में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो सर मेरे को पता चल गया कि भाई 1 मोल ऑफ जो सब्सटेंस होगा वो किसके बराबर होगा सर, मान लो एटॉमिक है ना, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू होगा सर 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होगा, पार्टिकल होगा। तो इक्वल टू क्या होगा सर, मान लो 22.4 है ना, 22.4 लीटर ऑफ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, सब्सटेंस होगा ना, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, सब्सटेंस होगा, ठीक है। तो सर ये मेरे को क्लियर हो गया कि भाई 1 मोल एक्चुअल में इन सभी के क्या होता है, बराबर होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 1 मोल किसके किसके बराबर होता है, इन सभी के बराबर होता है। एक्चुअल में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि भाई ग्राम एटॉमिक मास को क्या कहते हैं, 1 ग्राम एटम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 1 ग्राम एटम भी लिखा हो उसका मतलब भी 1 मोल है, ठीक है। तो इसके आगे एक और लिख लो, 1 ग्राम क्या हो गया आपका, एटम हो गया, ठीक है। तो ये पांचों चीजें क्या है, सेम है। मान लो 1 ग्राम एटम लिखा हो, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लिखा हो, एटॉमिक मास लिखा हो, या इतने पार्टिकल लिखे हो, या इतना वॉल्यूम लिखा हो, ये सभी चीजें क्या है, 1 मोल को ही करती हैं, डिफाइन करती हैं, ठीक है। तो ये 1 मोल की क्या है, आपकी डेफिनेशन है। तो सर मेरे को पता चल गया कि ये तो सब्सटेंस था, 1 ग्राम सब्सटेंस लिख लेते हैं ना। मान लो ये तो सब्सटेंस था, तो सब्सटेंस की जगह पर एटम भी आ सकता है, मॉलिक्यूल भी आ सकते हैं, आइंस भी आ सकते हैं। तो ये उसके हिसाब से डेफिनेशन चेंज करेंगे। जैसे 1 ग्राम ऑफ मैं क्या लिख दूं, एटम लिख दूं, तो 1 ग्राम ऑफ एटम जब होगा तो 1 मोल ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 1 ग्राम एटम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की जगह पे क्या आ जाएगा सर, एटम आ जाएगा। अगर एटम लिखेंगे इधर भी एटम, तो यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास ही होगा, तो ग्राम एटॉमिक मास हो गया। तो सर यहाँ पे क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 क्या हो गया, पार्टिकल हो गया। पार्टिकल की जगह पर सर क्या आएगा, अब आप एटम की बात कर रहे हो तो यहाँ पे एटम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्या होगा आपका
एटम होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मान लो क्या है, मान लो डेफिनेशन बन गई एटम्स की टर्म में। तो यहाँ पे मान लो आपने एटम लिखा, अगर मॉलिक्यूल लिख देते तो फिर यहाँ डेफिनेशन क्या हो जानी थी, चेंज। 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल किसके बराबर हो जाना था, 1 मोल ऑफ क्या हो जाना था आपका, 1 मोल ऑफ क्या हो जाना था, मॉलिक्यूल हो जाना था। तो यहाँ पे क्या हो जाना था सर, जब ग्राम एटॉमिक मास, मतलब एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं, मॉलिक्यूल के मास को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं सर, या मोलर मास भी कहते हैं। तो फिर इसके यहाँ पे क्या आ जाना था, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास आ जाना था। तो यहाँ पे क्या हो जाना था 6.022 × 10⁻23 एटम। जब एटम की बात की है सर, अब किसकी बात कर रहे हो, मॉलिक्यूल के, तो यहाँ से मॉलिक्यूल के बराबर हो जाना था, इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाना था, मॉलिक्यूल हो जाना था। ठीक है, मॉलिक्यूल एट क्या हो जाना था, एसटीपी, मतलब एसटीपी पे उसका क्या हो जाना था, आपका वॉल्यूम हो जाना था, सब्सटेंस है ना, मॉलिक्यूल कंसीडर किया तो मॉलिक्यूल। तो सर अगर यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ आयन हो जाता, तो अगर आयन होता तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ आयन हो जाना था। और यहाँ पे मान लो आयन का मोलर मास, फॉर्मूला मास उसे कहते हैं, वो हो जाना था। तो यहाँ पे 6.022 × 10⁻23 आयंस हो जाने थे, और यहाँ पे क्या आ जाना था, मतलब आयंस क्या हो जाना था, वॉल्यूम हो जाना था। ठीक है, तो एक्चुअल में मतलब जो मतलब जिसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे, अगर एटम की टर्म में लिखोगे तो सभी कुछ एटम की टर्म में हो जाएगा, अगर मॉलिक्यूल की टर्म में लिखोगे ये मॉलिक्यूल की टर्म में हो जाएगा, अगर आयंस की टर्म में लिखोगे तो आयंस की टर्म में हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात, इसे हम क्या कहते हैं, मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये मोल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन है। ये सभी चीजें आपको क्लियर होनी जरूरी है, ये आपको अच्छी तरह समझ आई होगी कि भाई एक्चुअल में ये मोल में कहां से आई। तो जल्दी जल्दी इसे उतारो, फिर इसके क्वेश्चन करने की कोशिश करें, मतलब वहां से भी 2 3 4 फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, फिर आपको चीजें क्या हो जाएंगी, और आसान हो जाएंगी। चलो आपने उतार ही लिया होगा, अब बात करते हैं सर, मेरे को पता चल गया कि भाई 1 मोल क्या होता है सर। अब फॉर्मूले, चलो 1 मोल को वैसे तो मैं यूनिटरी मेथड से इन सभी को कंपेयर कर सकता हूं, आपको समझ आई होगी है ना, कि अगर मोल और एटॉमिक मास का रिलेशन निकलेगा तो मोल और एटॉमिक मास का रिलेशन निकाल लेंगे। चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूं ना, 1 मान लो क्या, यहां से रिलेशन बनाना, 1 ग्राम एटम है ना, 1 ग्राम एटम। जब सर एटम की बात करेंगे तो एटम लिखेंगे, तो यहाँ क्या होता था सर, 1 मोल ऑफ क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या बनेगा सर, इज इक्वल टू बनेगा 6.022 × 10⁻23 एटम बनेगा। तो सर आपने उल्ट कर दिया, यहाँ पे आपने ग्राम एटॉमिक मास लिखा था, तो कोई बात नहीं, इक्वल टू के इधर लिखो उधर लिखो, बात तो सेम ही होती है। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक क्या हो गया, मास हो गया। तो सर उसके बाद वॉल्यूम होता था, तो सीधा उसको लिख लो मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम जो कितना होता है 22.4 क्या होता है, लीटर होता है। तो सर ये एक्चुअल में मोल कंसेप्ट है। तो मेरे को पता है सर, अगर मेरे को ग्राम में कन्वर्ट ना, ग्राम में दिया होगा तो मेरे को एटम का रिलेशन पूछेगा, मैं इन दोनों को यूज कर लूंगा। अगर मेरे को एटम और मोल का रिलेशन पूछेगा, मैं इन दोनों को यूज कर लूंगा। इक्वल टू का मतलब तो समझ दो ना, कि ये सभी बातें क्या है, सेम है, बराबर है। आप इसको इसके साथ भी यूज कर सकते हो, आप इसको इसके साथ भी यूज कर सकते हो, आप इसको इसके साथ भी यूज कर सकते हो। सर क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ ऐसे नहीं आता, एग्जाम्पल से समझाओ। तो चलो एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से एक बड़ी अच्छी बात सीखते हैं। तो चलो सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लो, कॉपी पेन निकालो और क्वेश्चन लिखो। लिखो कैलकुलेट द मोल ऑफ क्या होगा, सब्सटेंस, कैलकुलेट द मोल ऑफ सब्सटेंस, कैलकुलेट द मोल ऑफ सब्सटेंस इन, ठीक है, मान लो आ जाए आपको 10 ग्राम ऑफ क्या आ जाए, सोडियम आ जाए। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन आ जाए आपको, तो सर ये आसान ही है। आपने क्या पूछा है कि भाई मोल निकालने हैं किसमें, मतलब 10 ग्राम ऑफ सोडियम में। तो सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन आएगा, आपके दिमाग में स्टक क्या करना चाहिए, ये लाइन स्टक करनी चाहिए। अभी अभी ये स्टक करनी चाहिए, बाद में क्या स्टक करनी चाहिए वो मैं बाद में बताता हूँ। अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे को ये चीज क्लियर होनी जरूरी है। तो सर मेरे को पता है वो क्या पूछ रहा है, मतलब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मतलब कितने मोल होंगे 10 ग्राम ऑफ सोडियम में। तो मेरे को एक बात तो क्लियर है कि भाई 1 मोल ऑफ सोडियम ना, एटम का मतलब यहाँ पे क्या लिया, सोडियम। 1 मोल ऑफ सोडियम किसके साथ रिलेट कर रहा है, मोल को, सर ग्राम के साथ क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो मेरे को पता है कि भाई मोल जो होता है वो किसके बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो सर आपने बताया कि भाई यूनिटरी मेथड में जब भी जिस वैल्यू को निकालना हो उसे राइट साइड में लिखना पड़ता है। तो लिख लेते हैं, किसको निकालना है सर, मोल को निकालना है। तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाते हैं। तो सर मेरे को पता है कि जितना एटॉमिक मास होगा, जिस एटम की बात हो रही है सोडियम का, वो हमेशा किसके बराबर होता है, 1 मोल के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सोडियम का मास कितना सर, आपने अभी बताया कि भाई ग्राम है ना, ग्राम में लिखते हैं। तो इसका मतलब ग्राम एटॉमिक मास, तो सर 23 ग्राम ऑफ सोडियम हैज
नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये बात तो सर समझ आ रही है कि भाई मेरे को पता है कि ग्राम एटॉमिक मास जिस भी एटम का होगा वो किसके बराबर होता है, 1 मोल ऑफ एटम के बराबर होता है। तो मेरे को पूछ रहा है कि भाई इतने ग्राम में कितने मोल क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो सर मैंने यूनिटरी मेथड लगाया, मुझे पता है मोल निकालना है तो मुझे इसे राइट साइड में रखना पड़ेगा। तो पहले मैंने यूनिटरी मेथड लिखा, मुझे पता है ग्राम एटॉमिक मास किस एटम की बात कर रहा है, तो सोडियम के। तो सोडियम के 23 ग्राम में कितने नंबर ऑफ क्या होंगे, मोल्स होंगे। तो सर मेरे को पता है कि भाई 23 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, अभी आपने बताया 1 मोल क्या होता है, सोडियम होता है। तो 1 मोल हो गया, तो मोल छोड़ दो, यहाँ पे लिख ही दिया है कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम हैज नंबर ऑफ मोल। तो सर कितने होंगे, 1। तो यहाँ से यूनिटरी मेथड 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो सर मेरे को पता है कि भाई आपने बताया कि जब भी ये वैल्यू छोटी हो तो इसकी इधर आगे क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। 1/23 ग्राम आ गया। तो सर मेरे को पता है कितने ग्राम में पूछ रहा है, 10 ग्राम सोडियम में पूछ रहा है। 10 ग्राम सोडियम हैज नंबर ऑफ क्या होगा, मोल्स इज इक्वल टू। तो सर ये वैल्यू इससे बड़ी है तो ये वैल्यू इधर जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। 1 × 10 अपॉन कितना हो जाएगा, 23 ग्राम हो जाएगा। तो सर यहाँ पे क्या बन गया, 10 ग्राम अपॉन 23 ग्राम। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा सर, मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे किसमें, 10 ग्राम में जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है वो निकल जाएंगे। तो सर ये तो मेरे को समझ आ गया। तो एक्चुअल में हर बार हमने यूनिटरी मेथड नहीं लगाना, यहाँ से एक बात समझनी है, ध्यान से देखो कि भाई 10 ग्राम में मतलब 10 ग्राम सोडियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, इसके क्या है, बराबर आए। तो सर ये एक्चुअल में क्या है, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि भाई कितने नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, किसमें निकालने हैं, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम जो गिवन है उसे हम क्या कहते हैं, गिवन मास। गिवन मास किसे कहते हैं, जो न्यूमेरिकल में गिवन होता है। ये लिख लेना एक साइड पे कि भाई गिवन मास हमेशा न्यूमेरिकल में क्या होगा, गिवन होगा। तो वो वाला मास सर मतलब यहाँ पे 10 ग्राम है तो यहाँ पे 20 होता तो यहाँ पे 20 आ जाना था, या अगर 25 होता यहाँ पे 25 आ जाना था। तो सर इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं कि भाई जब भी जो मास गिवन होगा वो क्या आएगा ऊपर, तो सर नीचे तो हमेशा क्या आएगा, नीचे कौन सा मास आया, तो ये तो सर एटॉमिक मास है या ग्राम एटॉमिक मास है, तो नीचे हमेशा क्या आएगा, ग्राम एटॉमिक मास। तो सर नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला मेरे को पता चला यहाँ से कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, किसके बराबर आया, गिवन मास ऑफ क्या होगा, मान लो सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब जो एटम होगा तो एटम, जो मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल। तो नीचे किसकी बात करेगा सर, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास अगर एटम होगा तो अगर मॉलिक्यूल होता तो यहाँ पे किसकी बात होनी थी सर, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास को मैं क्या कहता हूँ, मोलर मास भी कहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट हुआ। अब हर बार यूनिटरी मेथड नहीं लगाना, हमने ये फॉर्मूला लगाना नंबर ऑफ मोल्स का कि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस अगर एटम होगा तो एटम, अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल, डिवाइड बाय एटॉमिक मास। अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास, अगर मतलब मॉलिक्यूल होगा तो मोलर क्या आएगा, मास आएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला फॉर्मूला निकल गया किसका, नंबर ऑफ मोल्स का। ठीक है, तो सर ये बात तो मेरे को समझ आ गई, नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला समझ आ गया। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसे उतारो, वीडियो को पॉज कर फिर अगले फॉर्मूले बनाते हैं। चलो ये बात तो आपको समझ आएगी, नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला समझ आ गया, किसमें, ग्राम्स में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक साइड में कि भाई नंबर ऑफ मोल्स जो है, चलो लास्ट में लिखेंगे ना, चलो लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो किसके बराबर आए सर, गिवन मास ऑफ क्या आ गया, सब्सटेंस आ गया। तो सर सब्सटेंस तो कुछ भी हो सकता है, एटम, आइन और मॉलिक्यूल। और नीचे क्या होगा सर, एटॉमिक मास। तो नाल साथ में क्या होगा, अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर क्या होगा सर, मास होगा। ठीक है, तो ये बात मेरे को समझ आ गई। तो उसके बाद अगला निकालते हैं, मान लो अगला क्वेश्चन करो, दूसरा क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, मान लो 3 × 10⁸ क्या होंगे, एटम्स। ठीक है, मान लो इतने एटम्स में निकालो कि कितने नंबर ऑफ क्या होंगे, मोल्स होंगे। तो सर फिर से हम क्या लगाएंगे, आपने तो ये मास में फॉर्मूला बताया, एटम में तो बताया ही नहीं। तो चलो नहीं बताया तो फिर हमें ये तो पता है कि एटम के साथ मोल का क्या रिलेशन है। तो चलो यहाँ से बनाते हैं। सर मुझे पता है कि 1 मोल ऑफ एटम जो होता है वो इतने एटम के क्या होता है, बराबर होता है। ये तो मेरे को क्लियर है मोल कॉन्सेप्ट से। तो मेरे को निकालना क्या है सर, मोल निकालना है। फिर से मोल को राइट साइड में लिखता हूं, तो यहाँ पे लिखो 6.022 × 10⁻23 एटम है ना, एटम हैज नंबर ऑफ क्या होंगे,
मोल्स होंगे। तो सर मेरे को पता है कि इतने एटम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, 1 मोल होता है। तो सर मेरे को पता है यूनिटरी मेथड है, तो एक एटम का निकाल लेते हैं। एक एटम में नंबर ऑफ क्या होंगे सर, मोल्स होंगे। तो मेरे को पता है सर एक एटम में कितने नंबर ऑफ मोल्स, 1 बाय क्या होगी, वो मतलब छोटा हो गया। तो छोटे पर सर आपने बताया कि इसको डिवाइड करते हैं इसके साथ। उसके बाद सर मान लो कितने एटम में निकालना है, इतने एटम में 3 × 10⁸ एटम। तो मेरे को पता है सर इसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। मेरे को पता है कि ये वैल्यू इससे बड़ी है, तो जो ज्यादा होंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 3 × इसके साथ 1 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से सर मेरे को एक और बात क्लियर हो रही है, क्या कि भाई सर मान लो अगर यहाँ पे 3 × 10⁸ एटम होते तो यहाँ पे 3 × 10⁸ एटम आए। अगर यहाँ पे कुछ और एटम होते, 1 एटम होता तो यहाँ पे 1 मतलब 1 तो चल नहीं होता, 3 एटम होते तो 3 आते, अगर 15 होते तो यहाँ पे 15 वैल्यू आती, अगर 25 होते तो 25 आती। तो यहाँ पे सर जो न्यूमेरिकल में एटम गिवन होंगे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो सर हर बार एटम ही थोड़ा ना गिवन होंगे, आपने बार बार बताया है कि भाई जो सब्सटेंस होता है वो एटम, आयन या मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। तो फिर यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि भाई ये किसके बराबर होगा। देखो नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला बना कि नंबर ऑफ क्या होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल है ना, गिवन पार्टिकल लिख लो। नंबर ऑफ क्या होंगे सर, गिवन पार्टिकल। पार्टिकल मतलब एटम, आयन या मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं। तो सर ये वैल्यू तो हमें पता है, इसे हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं सर, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो एवोगैड्रो नंबर को किससे लिखते हैं, Na के साथ। मान लो सभी बुक्स लिखती हैं तो यहाँ पे सर हम क्या लिख सकते हैं, Na, एवोगैड्रो क्या लिख सकते हैं, नंबर। तो फिर सिंपल सी बात है सर, नंबर ऑफ मोल्स का ये भी फॉर्मूला बन गया। तो मुझे पता है सर नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला तो आपने ये लिखा लिया, तो नंबर ऑफ मोल्स का ये फॉर्मूला भी बना। तो मेरे को पता है सर नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों साइड पे सेम है। अगर ये इसके बराबर है तो फिर सिंपल सी बात है कि भाई ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर है ना। मोल्स इसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स इसके बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड सेम हो तो राइट हैंड साइड भी तो सेम ही होती है। तो इसका मतलब सर नंबर ऑफ मोल्स का एटम की टर्म में क्या फॉर्मूला बना, गिवन नंबर ऑफ क्या होगा सर, पार्टिकल होगा, अपॉन क्या हो गया सर, एवोगैड्रो क्या हो गया, नंबर हो गया ना, एवोगैड्रो नंबर हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं सर, Na भी कहते हैं। तो सर जब एटम की टर्म में बात होगी तो मैं उसको इस टर्म में लिख लूंगा, या मॉलिक्यूल की टर्म में बात होगी मैं इस फॉर्मूले को ऐसे क्या कर लूंगा, यूज कर लूंगा। तो चलो आगे बात करते हैं, ये जहां से ये समझ आ गया। तो सर यही 2 फॉर्मूले होते हैं, कोई और भी फॉर्मूले होते हैं? रुक जाओ, अब अगली बात करते हैं कि भाई अगले मतलब अगले में क्या होगा, या अगले मतलब आपके कॉन्सेप्ट में कौन सा फॉर्मूला आएगा। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, तीसरा। मान लो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं कि भाई कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 4 लीटर ऑफ O2 गैस एट STP, है ना। मान लो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सर ये भी आसान ही है। मान लो ये तो फॉर्मूला अगर देखें तो फॉर्मूले से तो होगा नहीं यार सर, ये तो आपको वॉल्यूम दे दिया, तो यहाँ पे वॉल्यूम वाला तो कोई फॉर्मूला नहीं है। तो सर वॉल्यूम का भी फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स के साथ, वो भी हम ड्राइव करने वाले हैं कि कैसे ड्राइव होता है। तो चलो करके देखते हैं कि भाई कैसे होगा। सॉरी, ठीक है, चलो वॉल्यूम का भी फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो देखते हैं कि भाई फॉर्मूला क्या बनेगा, वो मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूं, ड्राइव करने लगा हूं। ठीक है, चलो ड्राइव करते हैं। देखो फिर से सर यूनिटरी मेथड, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, वॉल्यूम हमें दिया है। तो सर हमें मोल कॉन्सेप्ट तो पता है कि सर मोलर वॉल्यूम हमेशा इतना होता है, ये किसके बराबर होता है सर, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मान लो यहाँ पे एटम की बात कर देता है ना, ऑक्सीजन एटम की बात कर देता है। सर एटम होगा तो एटम, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल, अगर आयन होगा तो आयन। तो लिख लेते हैं कि भाई यहाँ पे फिर से यूनिटरी मेथड इसे इधर रखना है। तो लिखते हैं सर कि भाई 22.4 है ना, 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन हैज नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स सर कितने हो गए, तो मेरे को पता है सर कितने नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए, मान लो 1 मोल है ना। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसमें, इस वॉल्यूम में 1 ही मोल है तो 1 हो गया। तो सर 1 लीटर ऑफ क्या होगा, ऑक्सीजन हैज नंबर ऑफ क्या होगा सर, मोल्स होगा। तो 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स, ये वैल्यू छोटी हो गई सर। तो जब छोटी होती है आपको आपने बताया कि 1 से बड़ी वैल्यू इधर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो सर कितने में पूछा है, 4 लीटर में पूछा है। तो 4 लीटर ऑफ मान लो ऑक्सीजन हैज नंबर ऑफ क्या होगा,
मोल्स होगा तो सर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया 4, इधर 4 मतलब 1 से बड़ा है तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू कितना हो गया है ना, इंटू 1 भी होगा तो 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती इसके, मैं 1 नहीं लिखता तो ये इसकी क्या हो गई वैल्यू होगी। तो सर ये भी बात तो सेम ही बनी, अगर ध्यान से देखे अगर 4 लीटर होता तो यहाँ पे 4 लीटर आना था, अगर 10 लीटर होता तो 10 लीटर आना था, अगर 25 होता तो यहाँ पे 25 आना था। सर मेरे को पता चल गया कि भाई फिर से आपने नंबर ऑफ मोल्स ही निकाले हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू गिवन होगी ना, गिवन वॉल्यूम ऑफ क्या होगा सब्सटेंस होगा, मतलब जिस भी सब्सटेंस का अगर एटम का होगा तो एटम का, अगर मॉलिक्यूल का होगा तो मॉलिक्यूल का, अगर मान लो आयन का होगा तो आयन का, डिवाइड बाय क्या होगा आपका, इसको सर हम क्या कहते हैं मोलर वॉल्यूम। ये तो हमें हमेशा पता ही होता है कि भाई एसटीपी पर मान लो हर एक सब्सटेंस का वॉल्यूम कितना होता है, इतना होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं मोलर वॉल्यूम। तो सर नंबर ऑफ मोल्स इसके बराबर भी है, तो सर मेरे को पता है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स इसके बराबर भी, इसके बराबर भी, तो अगर इसके बराबर भी है तो लेफ्ट हैंड साइड सेम तो राइट हैंड साइड भी तो सेम ही होगी, तो सर ये फॉर्मूला उसके भी बराबर हो गया। तो इसका मतलब यहां से 3 फॉर्मूले सर इजाद हुए नए, जिससे मेरे को कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं इजीली क्या कर लूंगा। तो सर यहाँ पे लिखे आगे मोल कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे खत्म हो गया। मान लो इधर लिखे तो इधर एक और फॉर्मूला बना सर, क्या, मान लो गिवन वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया सब्सटेंस, गिवन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस अपॉन क्या हो गया आपका मोलर क्या हो गया वॉल्यूम हो गया। तो सर मेरे को पता चल गया। अब यूनिटरी मेथड से कोई भी न्यूमेरिकल नहीं करना, मैंने तो आपको यूनिटरी मेथड से करके बताए हैं, बट एक्चुअल में मतलब ये न्यूमेरिकल ही किए हैं मैंने, ये एक्चुअल में मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल किए हैं मैंने। कुछ वॉल्यूम में भी आपको मान लो क्या निकाल के बताया, मान लो आपका नंबर ऑफ मोल्स बताए, तो ऐसे आप सभी में नंबर ऑफ मोल्स यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं, बट कौन बार बार यूनिटरी मेथड यूज करे। मेरे को वहां से कुछ फॉर्मूले ड्राइव हुए, ये उसके क्या है फॉर्मूले। मैं हमेशा जब भी कभी मेरे को मतलब मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आएगा मैं इस फॉर्मूले को क्या करूंगा यूज करूंगा। तो सर मेरे को पता चल गया ये फॉर्मूला मेरे को याद करना है, तो इससे मेरे को कोई भी क्वेश्चन मैं क्या कर सकता हूँ सॉल्व कर सकता हूँ। सर क्या कि भाई नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक मास मोलर मास। एटॉमिक मास तो सर हमें पता ही होता है, जिस भी एटम की मास की बात, जिस भी एटम की बात करेगा वो नीचे आएगा। तो दूसरा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, ये हमें न्यूमेरिकल में गिवन होगा, ये भी न्यूमेरिकल में। एवोगाड्रो नंबर सर हमें पता ही होता है कितना होता है 6.022 into 10⁻23। मान लो जो भी अगर पार्टिकल होंगे तो पार्टिकल, अगर मॉलिक्यूल होंगे तो मॉलिक्यूल। तो सर ये वाला वॉल्यूम तो हमें पता ही होता है कितना है 22.4 क्या होता है लीटर होता है। तो ऊपर सर गिवन वॉल्यूम हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। तो सर यहां से ये बात समझ में आई कि भाई अगर मेरे को नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, मेरे को नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, मेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हो, मैं इन दोनों को क्या कर लूंगा इस फॉर्मूले से कंपेयर, क्योंकि ये वाली वैल्यू इसके क्या है बराबर है, इन दोनों को कंपेयर कर लूंगा। अगर मेरे को नंबर ऑफ मोल निकालने हो, मेरे को वॉल्यूम गिवन हो, तो वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल से कंपेयर कर लूंगा। अगर मेरे को गिवन मास मतलब ये वाला चीज दी हो है ना, गिवन मास दिया हो सब्सटेंस का, तो मेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल पूछेगा, मैं इन दोनों को क्या कर लूंगा कंपेयर कर लूंगा। अगर मेरे को गिवन मास ऑफ सब्सटेंस एटॉमिक मास पता हो तो मेरे को ये दे देगा, तो मैं यहां से ये भी क्या कर लूंगा निकाल दूंगा। तो सर मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूं इस वीडियो में, बाकी इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सिर्फ न्यूमेरिकल ही कराएंगे, न्यूमेरिकल ही की करेंगे बात करेंगे। तो जल्दी जल्दी 1-2 क्वेश्चन मैं करवा देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या हो क्लियर हो कि भाई मैं क्या बात कर रहा हूं, वहां से मैं क्या। अब ये याद रखना है हम इनमें से किसी भी 2 फॉर्मूले को रिलेट कर सकते हैं, बस मतलब बेशर्ते हमें ये पता हो क्वेश्चन में किस किस रिलेशन की क्या कर रहा है बात कर रहा है। अगर मास की और एटम की करेगा इन दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर एटम की वॉल्यूम की करेगा इन दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर मास की वॉल्यूम की करेगा इन दोनों को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं कि भाई किन किन दोनों की बात कर रहा है, वो क्वेश्चन लिख लो। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 14। मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा मान लो आपको कह दे कि 100 मॉलिक्यूल ऑफ C12H22O11। ठीक है, तो ये आपका क्या है दूसरा मान लो क्वेश्चन है। तो सर हम कैसे यूज करें, पहले तो देखो कि भाई जब भी कभी क्वेश्चन आए मोल कंसेप्ट का, पहले तो ये ऑब्जर्व करो कि वो किन दोनों को क्या करना चाह रहा है, रिलेट करना चाह रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो सर, वो मेरे को बोल रहा है कि मास निकालना है, तो इसका मतलब एक मास वाला तो रिलेशन लगेगा ही लगेगा, ये वाला लगेगा। उसके साथ मेरे को क्या पूछ रहा है
एक एटम ऑफ कार्बन 14। तो इसका मतलब एटम की बात कर रहा है कि भाई एक एटम में मतलब कितना क्या होगा, मास होगा, मतलब वो निकालना है। तो भी सिंपल सी बात है सर, मास की बात कर रहा है और नंबर ऑफ पार्टिकल एटम की बात करेगा, मॉलिक्यूल की तो पार्टिकल ही तो हुआ। तो इन दोनों की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। अगर इन दोनों की बात कर रहा है तो इन दोनों फॉर्मूले को क्या करना है, रिलेट करना है। तो यहाँ पे मैं रिलेट करके बता देता हूं कि भाई कैसे होगा। तो सर मेरे को पता है इन दोनों को रिलेट करना है, तो चलो फॉर्मूला भरते हैं। सर मेरे को पता है गिवन मास ऑफ सब्सटेंस दिया है, तो मेरे को पता है कि सर गिवन मास की तो वो बात कर रहा है कि कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे गिवन मास को एक्स लिख लेते हैं ना, एक्स लिख लेते हैं या गिवन मास ही लिख लेते हैं। गिवन क्या हो गया, मास हो गया अपॉन मोलर मास। तो सर मोलर मास का मतलब जिस एटम की बात करता हूं वहां से निकलता है मोलर मास। तो एटम कौन सा है सर, कार्बन 14। कार्बन 14 मतलब 14 ग्राम की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा सर, 14 होगा इंटू क्या हो गया सर, सॉरी इंटू नहीं होगा सर, हम किन दो फॉर्मूले को रिलेट कर रहे हैं दोनों को। तो सर यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर तो मेरे को पता है कितना है, एन लिख लेता हूं, उसकी वैल्यू बाद में लिखते हैं। तो सर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, तो कितने पार्टिकल की बात कर रहे हैं सर, एक एटम की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। एक एटम में तो पूछ रहा है कि कितना मास क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हुए, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हुए, एक एटम। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं सर, एक लिख देते हैं। तो सर पुट करो, अगर मान लो कि गिवन मास निकालना है, ये वाली डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई, इसका मतलब गिवन मास इज इक्वल टू क्या बन गया 14 अपॉन क्या बन गया एवोगाड्रो नंबर। तो कई बार आंसर मान लो अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो है ना, जेई या नीट वगैरह का एग्जाम देते हो, उसमें आपको क्या है कई बार आंसर ऐसे दिया होता है ना, 14 अपॉन क्या दिया होगा एनए। एनए का मतलब क्या है एवोगाड्रो नंबर। अगर बोर्ड में जाते हो है ना, बोर्ड मतलब किसी +1 का एग्जाम दे रहे हो तो +1 में आपको कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 6.022 एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पुट कर दो। तो मुझे पता है सर ये वैल्यू थोड़ी सी मतलब क्या है, मतलब 6.022 है। तो अप्रोक्सीमेट आंसर निकालते हैं। मेरे को पता है कि भाई ये लगभग 6 के बराबर ही है, तो ये ऊपर जाके -23 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर लो, 2 6 2 जा कितना हो गया 12, 12 तो 2 बजे 20 हो गया। तो सर 6 3 जा कितना हो गया 18, तो 18 मतलब 2 मतलब 3 आएगा। तो सर इतना क्या आ गया, लगभग मास आ गया। तो सर मेरे को पता है कि भाई मास को किस में शो किया जाता है, ग्राम में। तो इसका मतलब इसका गिवन मास कितना आ गया, इतना आ गया। एक कार्बन का मतलब 14 के आइसोटोप का कितना मास होता है सर, इतना क्या होता है, मास होता है। यहां से हमने इजीली क्या कर लिया, फाइंड कर दिया। यही मोल कांसेप्ट की क्या है खासियत है, यहां से हम कोई भी वैल्यू किसी के साथ भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उतार लो जल्दी जल्दी, वीडियो को पॉज करो। सर एक और क्वेश्चन है वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलो आपने उतार ही लिया होगा, चलो अगला बात करते हैं कि भाई क्या अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो यहां से मैं एक क्वेश्चन और आपको करवा देता हूं, बाकी इसके लिए एक और सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको बहुत सारे क्या करवाऊंगा, मोल कांसेप्ट के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो सर ये किसकी बात कर रहे हैं, पहले तो मैंने अभी आपको बताया कि ये किसकी, मतलब पहले तो ये चेक करना है कि किन किन दो चीजों के रिलेशन की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो सर मेरे को पता है कि वो किसकी बात कर रहा है, मास को कैलकुलेट करने के लिए क्या ही है। तो फिर सर ऊपर तो हमेशा क्या आएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास वाला फॉर्मूला तो आएगा ही, सॉरी एटॉमिक मास वाला फॉर्मूला तो आएगा ही आएगा। दूसरा कौन सा किसकी बात कर रहा है सर, फिर से वो किसकी बात कर रहा है, पार्टिकल की बात कर रहा है ना, मॉलिक्यूल आयंस या एटम की बात कर रहा है। तो मेरे को पता है कि यहाँ पे क्या लिखूंगा सर, पार्टिकल कितने दिए हैं 100 मॉलिक्यूल दिए हैं अपॉन क्या हो गया सर एवोगाड्रो नंबर। मॉलिक्यूल तो लास्ट में यूनिट लिख लेंगे, वैल्यू लिख लेते हैं 100 दिया है अपॉन कितना आ गया Na। तो एटॉमिक मास सर पता है मेरे को, एटॉमिक मास नहीं आएगा सर यहाँ पे, ये एटम थोड़ा ना, ये तो मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे क्या आएगा मोलर मास। तो सर मोलर मास इसका निकाल सकते हैं, वो मैंने आपको सिखाया है। तो जब इसका मोलर मास निकालोगे वो कितना आता है 342 इसका क्या आता है, मोलर मास आता है। ठीक है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो, गिवन मास इज इक्वल टू कितना हो गया 100 इंटू क्या हो गया 342 अपॉन कितना हो गया आपका मतलब Na मतलब एवोगाड्रो नंबर। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपका आंसर क्या दिया होगा, मतलब सीधा भी दिया होता है, इसके साथ 0 लिख के Na भी लिखा हो सकता है। बट अगर मान लो आप दूसरा मान लो सिंपल 11th का एग्जाम दे रहे हो, उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 342 हो गया अपॉन कितना हो गया सर, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है अप्रोक्सीमेट, वैसे तो 6.022 होती है पर अप्रोक्सीमेट मैं इतनी लिख लेता हूं। तो मैं इसको इससे डिवाइड कर लेता हूं, अगर ये कटता होगा तो आसान हो जाएगा। हाँ कटता है, हाँ सर कटता है, देखो कितना इजीली कटता है, कितने पे आया, कटता है ना, 6 5 जा कितना हो गया सर 30 हो गया, 30 और 42 6 7 जा कितना हो गया 42 हो गया। तो सर कितना बना सर, ये बना आपका मतलब 5700 इंटू कितना बन गया सर पॉजिटिव, ऊपर जाके नेगेटिव -23। तो मेरे को पता है सर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो, वैसे तो ये भी आंसर सही है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो 5.7 लेफ्ट साइड में गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -20 क्या हो जाएगा ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अगला क्या निकल गया, मास निकल गया। ये अगले मास की क्या हो गई बात होगी। तो सर ये तो आ गया मतलब किसका किसका रिलेशन यूज किया है, मास और एटम का
का रिलेशन क्या किया है, नंबर ऑफ पार्टिकल का रिलेशन क्या किया है, यूज किया है। यहाँ से आपको ये बात तो क्लियर होगी होगी। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी जल्दी, इसको उतार लो जल्दी जल्दी, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। चलो आपने उतार ही लिया होगा, मान लो अब कोई और रिलेशन यूज कर लेते हैं, जैसे वॉल्यूम का रिलेशन क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में वॉल्यूम का करवा देता हूं, फिर आप बाकी अगली वीडियो में करेंगे कि भाई कैसे इसके क्या होंगे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो लिखो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट STP in 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन 6.022 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपको दिए हैं, अब इसको सॉल्व करो। तो सर मेरे को पता है, चलो इसको छोटा कर लेते हैं ना, क्योंकि साइड पे सॉल्व भी करना है। चलो इधर सॉल्व कर देता हूं मैं। क्या बोल रहा है सर, पहले तो हमें पहचानना है कि किस किस का रिलेशन दिया है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ए गैस, मतलब वॉल्यूम का रिलेशन निकालना है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट, मतलब कितने इतने मास ऑफ नाइट्रोजन के वॉल्यूम का क्या निकालना है, मतलब वॉल्यूम निकालना है। तो सर मेरे को पता है कि भाई 4.5 ग्राम, मतलब मास की बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है। इन दोनों को रिलेशन को मैंने क्या करना है, यूज करना है। तो लिख लो यहाँ पे गिवन मास हो गया, मोलर मास हो गया ना, मोलर मास या एटॉमिक मास हो गया। तो दूसरा गिवन वॉल्यूम हो गया अपॉन मोलर क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो जो गिवन है वो लिख लो। सर मेरे को पता है कि गिवन मास कितना है, 1.4 दिया है सर नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के साथ अगर एटम लिखा होता तो फिर हम एटम कंसीडर करते, अगर कुछ नहीं लिखता तो फिर मुझे पता है कि सर नाइट्रोजन किस में एग्जिस्ट करती है, मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब ये किस में आंसर आएगा सर, मॉलिक्यूल में क्या आएगा, आंसर आएगा। क्या बोल रहे हो सर, अगर नाइट्रोजन के साथ एटम लिखा होता तो एटम आना था, अगर नहीं लिखा तो मुझे पता है कि ये मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है। तो जो जिसमें वो एग्जिस्ट करती होगी फिर वही बात हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, अगर उसने स्पेसिफाई नहीं किया। तो सर मेरे को पता है नाइट्रोजन N2 होता है, एक का मास कितना होता है सर 14, दो का मास कितना हो गया 28 हो गया, तो इसका मतलब 28 आ गया। तो गिवन वॉल्यूम सर मेरे को दिया है, गिवन वॉल्यूम तो निकालना है। उसने बोला है कि भाई गिवन वॉल्यूम निकालो, तो मोलर वॉल्यूम मेरे को पता है 5 क्या हो गया, 4 लीटर हो गया। तो सर मेरे को पता है, इसको कटम कटाई करूंगा, ये नीचे चला गया ना, ये कहां पे गया 20 पर, 1/20 हो गया, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब 22.4 यहाँ पे क्या आ गया, गिवन वॉल्यूम आ गया। तो सर इसको डिवाइड करूंगा, कितना आएगा 1 पॉइंट है ना, 1 पे आ गया, 24 हो गया, 1.24 पे भी 1 पे आएगा, 24 मतलब 4 2 पे आएगा। तो गिवन वॉल्यूम सर कितना आ गया, इतना क्या आ गया आपका, लीटर आ गया। ठीक है, तो ये आपका गिवन वॉल्यूम का क्या निकल गया, रिलेशन निकल गया। ये अगला क्या था, क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये आपने उतार ही लिया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, मान लो बाकी सिंपल रिलेशन रिलेट किया, चलो मान लो एक और रिलेशन रिलेट करते हैं, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या है, मान लो अब सर किसकी बात कर रहा है, देखो वॉल्यूम की तो बात कर ही रहा है, उसके साथ मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, तो उसका मतलब पार्टिकल की बात कर रहा है। इन दोनों को कंपेयर करना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल है ना, पार्टिकल लिख लेते हैं यहाँ पे, गिवन एवोगाड्रो नंबर हो गया इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन क्या हो गया, मतलब मोलर वॉल्यूम। तो सर मेरे को पता है कि भाई गिवन पार्टिकल दिए हैं सर, कितने दिए हैं 6.022 इंटू 10⁻21 पार्टिकल दिए हैं। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है सर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो गिवन वॉल्यूम तो निकालना है सर, मोलर वॉल्यूम मेरे को पता है, इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, तो मोलर वॉल्यूम कितना सर 22.4 लीटर, तो गिवन वॉल्यूम यहाँ से निकल जाएगा। तो ये तो सीधा सीधा कट गया, ऊपर जाके कितना हो गया सर 10 मतलब या नीचे लिख लो है ना, 22.4 लीटर हो गया। तो डिवाइड बाय सर ये नीचे लेके आएंगे 10⁻23 माइनस 21, 10 क्या हो जाएगा 2, तो गिवन वॉल्यूम आ गया। तो 10⁻2 का मतलब सर 100 होता है, तो पॉइंट लगाएंगे तो 0.224 लीटर क्या बन गया, गिवन वॉल्यूम बन गया। ठीक है, तो ये आपका क्या था, गिवन वॉल्यूम, यहाँ से आपको इजीली निकल गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, इससे सभी क्वेश्चन आपके मोल कंसेप्ट के इजीली क्या हो जाएंगे, एक्सप्लेन हो जाएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।